हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम में किस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या नाम था इसका जी? बोट्स एंड स्ट्रीम। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, बोट एंड स्ट्रीम। ये बहुत बच्चों का फंसता है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से बन जाता है ना। बस अपने दिमाग में थोड़ा सा रिलेटिव मोशन को सोचिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ बता रहे हैं आपको, समझिएगा। जैसे आप साइकिल चलाते हो और हवा जो है तुम्हारे विपरीत रहता है, हवा तुम्हारे विपरीत रहता है, मतलब साइकिल तुम ऐसे चलाते हो और हवा तुमको इधर की ओर मारता है, तो तुम्हारी स्पीड जो होती है वो घट जाती है कि नहीं। और अगर उस समय साइकिल चलाने में बड़ी मेहनत होती है, अगर थोड़ा ज़्यादा दूर हो और वही दिक्कत हो तो बड़ी दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही अगर कि कभी ऐसा भी होता है कि जब साइकिल तुम चलाते हो और उसी की तरफ हवा भी है, उल्टा उसके उसी की तरफ हवा है, माने तुमको हवा सपोर्ट कर रहा है, तो उस समय तुमको पैडल मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ महसूस किए हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी स्पीड जो होती है वो हवा भी बढ़ाती है और हवा भी घटाती है। तो अब यहाँ पे जो वर्ड नाव में भी है वही है। नाव पे भी जब चलते हो तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी धारा के विपरीत तुम स्ट्रीम चलाते हो। स्ट्रीम का मतलब नाव है ना। तो नाव जब चलाते हो स्ट्रीम, तो धारा के दिशा में जब चलाओगे तो धारा भी तो कुछ सपोर्ट कर देगा। और जो स्ट्रीम है, मतलब जो, समझ रहे हो ना, उल्टा हो जाएगा, तो वही क्या करेगा, स्ट्रीम तुम्हें अपोज भी कर देगा, मतलब तुमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रीम तो है मशीन, स्ट्रीम तो मशीन है ना। ये सॉरी, स्ट्रीम मशीन नहीं है, स्ट्रीम को धारा बोलते हैं। ये बोट जो है तुम्हारा वो तो मशीन है। वो मशीन का स्पीड तो फिक्स है ना, जितना किलोमीटर पर आवर छोड़ दिए वो हो गया उसका। हम अपना साइकिल चलाएंगे तो हम अपना स्पीड कम अधिक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने बोट का स्पीड को कांस्टेंट स्पीड डाल दिए कि भैया तू 20 किलोमीटर पर आवर से चल, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। हाँ, अगर हवा उसे और 2 किलोमीटर पर आवर से सपोर्ट कर दिया कि हवा का भी स्पीड या धारा का भी स्पीड या स्ट्रीम का भी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे सपोर्ट कर देगा, मतलब उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 20 किलोमीटर से 22 किलोमीटर हो जाएगी, अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो। और अगर वही उल्टा चला दो, अब उल्टा चला दो मतलब धारा इधर की तरफ आ रही है और तुम जहाज इधर की तरफ चला दो, तो धारा तुम्हारे स्पीड को कम कर देगी। वो तुम्हें लगेगा 16 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, लेकिन वो चल रही होगी 20 किलोमीटर पर आवर से। कितने से चल रही होगी? 18 किलोमीटर पर आवर से। समझ में आया क्या? इतनी बात को अगर अपने दिमाग में रखोगे और 2 वर्ड समझ लो कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम इसका मतलब होता है धारा के विपरीत। क्या होता है? तो धारा के विपरीत में तुम्हारी जो स्पीड होगी वो कम होगी कि अधिक होगी, मतलब घटाना है। याद रखना, क्या करना है? घटाना है। और अब आ जाओ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, मतलब बढ़ाना है ना। क्या बढ़ाना है? स्पीड। तो अब यहां पे आप क्वेश्चंस को समझते हैं। स्ट्रीम की कहानी बस इतनी ही थी, बोट और स्ट्रीम की। इस पे अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। है ना। एक बोट जो है अप स्ट्रीम में जब चलता है, माने धारा के विपरीत जब चलता है, तो 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, माने धारा के उल्टा चलता है तो 24 किलोमीटर चलता है, और धारा के विपरीत चलता है तो क्या किलोमीटर चलता है? 24 किलोमीटर। कितना समय लेता है? 6 घंटा। फिर कह रहा है कि इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम
एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, माने इन द सेम टाइम का मतलब 6 घंटा में ना। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, दैट ऑफ द स्ट्रीम मतलब अगर धारा का कोई गति ना हो, माने धारा एकदम स्थिर हो, तो बताइए कि जो बोट का ओरिजिनल स्पीड है वो क्या होगा। तो हम मान लेते हैं जो बोला है हमसे वही मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? हमने बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, उसको मान लिए स्टील वाटर में कि x किलोमीटर पर आवर है, एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम माने जो धारा की गति थी वो कितनी थी, तो वो मान लिए y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है ना कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है। या देखो बड़ी बच्चों को दिक्कत होता है फार्मूला याद रखने में। अच्छा तुम किसी का स्पीड बताते हो तो क्या बताते हो, डिस्टेंस बाई टाइम। ये फार्मूला याद रखने का एक रामबन उपाय बता देते हैं कि स्पीड बराबर स्पीड बाई टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब यहीं से अगर तुमको टाइम निकालना है तो टाइम को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और यहीं से अगर डिस्टेंस निकालना हो तब स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, स्पीड की फार्मूला या इसकी कोई फार्मूला एक याद रखोगे दूसरा डेराइव हो जाएगा, लेकिन बच्चा का होता है वो भूल जाता है। तो ऐसे याद रखो, अगर तुमसे हम पूछेंगे कि तुम कितना किलोमीटर पर आवर से मतलब गाड़ी चलाते हो, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी रहती है, तो तुम जनरली बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बताओगे ना। तो स्पीड बराबर अगर तुम बता रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर, तो ज़रा बताओ 40 को ऐसे लिख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर को बाई आवर। तो अब तुम खुद बताओ कि जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, और आवर किसका यूनिट है। तो स्पीड बराबर टाइम बटे डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला प्रूफ हो गया, मतलब याद करने का तरीका हो गया। इसको जरा यूज करोगे ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वैसे इसका यूज होगा नहीं हमको लग रहा है। अब कह रहा है कि अ बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। तो जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, उसको 6 घंटा लगता है ना। अब जरा सोचो कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3 गो में से 2 गो यूज करेंगे ना इधर। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें देखो डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 16 किलोमीटर दिया हुआ है अप स्ट्रीम में। बस 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस न है, स्पीड तो पूछ रहा है। अ बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो जो 16 किलोमीटर चल रहा है वो अप स्ट्रीम में चल रहा है। तो अप स्ट्रीम में अगर चलेगा 16 किलोमीटर तो टाइम कितना लेगा ये हमको निकालना है। तो डिस्टेंस तो वो दो चीज़ों के बीच की दूरी कभी बदलेगी, अपने स्पीड बदलोगे तो। हाथुआ से गोपालगंज की दूरी
बदल जाएगी। अपनी स्पीड को तुम बढ़ा सकते हो, स्पीड को घटा सकते हो, समय ज़्यादा लग सकता है जाने में, समय कम लग सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। डिस्टेंस तो बरकरार रहेगा ना। तो ये बात अपने हमेशा याद रखना कि हम टाइम निकाल रहे हैं। पहला केस में अप स्ट्रीम में जो 16 किलोमीटर चल रहा था, तो उस समय टाइम कितना लगेगा, 16 डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम है, तो स्पीड उसकी क्या रही होगी, बोट की स्पीड क्या रही होगी, 16 किलोमीटर का जब डिस्टेंस तय किया होगा अप स्ट्रीम में, तो बोले थे ना धारा का विपरीत, तो x माइनस वाई, क्योंकि तुम्हारा जो बोट का स्पीड है वो अप स्ट्रीम बोला है, मैंने धारा के विपरीत बोला है, तो उस समय स्पीड तुम्हारा जो ओरिजिनल था वो नहीं रहा होगा, x माइनस वाई हो गया होगा। समझ गए। तो ये तुम्हारा कह सकते हो कि ये टाइम तुम्हारा t1 है, लेकिन उसी समय t2 जो समय हुआ, t2 जो टाइम हुआ दूसरा समय, कब, जब, नहीं सुनो पहले, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दोनों का मिला के समय दिया हुआ है। केवल अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर चल रहा है और 6 घंटा लग रहा है, ऐसा नहीं है। अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। मैंने कंप्लीट टाइम दिया हुआ है। तो T2 टाइम जब निकालेंगे तो फिर से फार्मूला हम यही लिखेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस समय जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर पर आवर हो गया, सॉरी डिस्टेंस जब ले रहा है 24 किलोमीटर जब दूरी तय कर रहा है, किस स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम, माने धारा उसे सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करेगा तो स्पीड उसका बढ़ेगा ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू 6 आवर, यानी कि 6 घंटा। तो अब जो है हम लिख सकते हैं T1 का वैल्यू 16 अपॉन x माइनस वाई, अब प्लस T2 का वैल्यू 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्या ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, जो भी करना होगा, बनाने का वही नियम है। 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम क्या मान लेंगे, याद है ना, जो रिपीट करता है 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग K1 K2 मान लेंगे, क्योंकि हम T1 T2 मान चुके हैं। दूसरा इक्वेशन जनरेट करते हैं, ये बोला है कि इट कवर्स ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब 6 ही घंटा में अगर 36 किलोमीटर चल रहा है डाउन, 12 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में और 36 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो वही सेम ही टाइम ले रहा है। तो अब तुम खुद बताओ कि अगला जो कंडीशन है हम क्या लिखेंगे। ये तो याद रखना, ये वाला याद रखना कि स्टिल वाटर में जो बोट का स्पीड था वो x किलोमीटर पर आवर था, और जो स्ट्रीम का स्पीड था वो y किलोमीटर पर आवर था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन डायरेक्ट लिखेंगे। अभी कंडीशन मान लेते हैं कि T1 समय लगा पहले केस में और T2 समय लगा दूसरे केस में, तो वो टोटल समय तो 6 ही घंटा लगा। अब जो टाइम है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो डिस्टेंस शुरू में कौन कितना लिया, 12 किलोमीटर ना, और अप स्ट्रीम में कि डाउन स्ट्रीम में, तो x माइनस वाई होगा। अब प्लस T2 समय ले रहा है 36 कितना किलोमीटर चल रहा है, 36 किलोमीटर, तो इसका भी फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा। तो 36 अपॉन x प्लस वाई की x माइनस वाई, बस हो गया 2 इक्वेशन ना तुम्हारा। अब इसको हम बनाएंगे अपने नियम से, ट्रिक वाला मेथड से बताएं।
चलो ट्रिक वाला मेथड से बताते हैं, क्योंकि इसके बाद सॉल्व करोगे तो वो बहुत लंबा जाएगा। ट्रिक वाला तरीका से बताते हैं, देखो मज़ा आ जाएगा। सब मिटाएंगे, बस यही दो इक्वेशन लिखेंगे, प्रिंट कर लो। अच्छा एक बात बताओ, ये ऊपर वाला क्वांटिटी में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? 6 का टेबल कॉमन है कि नहीं है? देखो तो ध्यान से, है ना 6 का टेबल कॉमन? इसमें देखो तो 2 का टेबल कॉमन है, तो 2 से काट दो सबको, आसान थोड़ा हो जाएगा। तो 2 8 16, 2 बराए 24 और 2 तिया 6, और ये 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 छक 36 और 6 दूना 12, क्योंकि सबको काट रहे हैं, एक ठो को नहीं काट सकते हैं। सब में हम दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिए, उसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए। तो अब इक्वेशन किस तरह का नजर आएगा तुम्हें? 8 बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई प्लस 12 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 नजर आएगा, 3। और दूसरा इक्वेशन नजर आएगा, 6 से काटे तो 6 दूना 12, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई और प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम अपना ट्रिक वाला मेथड लगाएंगे इसको। अच्छा इस 3 को हम बराबर के इधर भेज सकते हैं कि नहीं? बस -3 लिखना होगा। 1 को भी इधर भेज सकते हैं, बस -1 लिखना होगा। ठीक है ना? तो अब थोड़ा नीचे वाला मिटाएंगे, प्रिंट कर लीजिएगा इतना। अब देखिए, है ना, ट्रिक वाला तरीका क्या है कि आप लेट कर लीजिए। सबसे पहले क्या लेट कर लीजिए कि 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू T1, है ना? अच्छा K1 ले लेते हैं तब, K1 एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू K2। तो ये क्वेश्चन किस में बदल जाएगा? 8 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई को K1 लिख दोगे तो 8K1 प्लस 12 K2, क्योंकि 1 बाई एक्स प्लस वाई K2 है, और -3 बराबर 0, और यहाँ से 2K1 अब प्लस 6K2 -1 बराबर 0। सही है? अब K1 का वैल्यू ना लिखेंगे R बाई आर, K2 का वैल्यू लिखेंगे R बाई अल्फा। तो जब K1 जब लिखते हैं तो इसको ढक लेते हैं, और R का मतलब क्या बताए थे? यहाँ से इधर गुना होगा और फिर यहाँ से आके यहाँ गुना होगा, यहाँ से यहाँ गुना होगा। तो इसको ढक चुके हैं, तो 12 का गुना -1 में होगा, तो 12 गुने -1, फिर माइनस मेरा, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो 6 का गुना -3 में, तो 6 गुना -3 और डिवाइडेड बाई नीचे भी R ही है, तो सेम R नहीं होता है। एक बार हम K1 जब निकालते हैं, K1 को ढकते हैं और कांस्टेंट को ढकते हैं। तो कांस्टेंट को ढकेंगे तो R जब लगाओगे तो अब यहाँ से यहाँ गुना होगा। R तो ऐसे नहीं लगाओगे, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो 8 का गुना 6 में करना है, फिर माइनस यहाँ से आप यहाँ जाओगे, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 12 होगा ना। फर्दर कैलकुलेशन तो करना ही है हमको। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 6 तिया 18 और डिवाइडेड बाई 8 छक 48 और माइनस 12 दूना के 24। तो अब कितना आएगा यहाँ पे बताओ तो? 6 डिवाइडेड बाई 24 24 48, तो 24 बचेगा, तो 6 कम 6 अच्छा 4 के 24, यानी कि 1/4 आया। याद रहेगा? K1 का वैल्यू, ये सॉल्यूशन नहीं है फाइनल सॉल्यूशन x और y है। अब पहले K2 निकालते हैं, K2 तो वो होता है R बाई अल्फा। तो जब K2 निकालते हैं तो K2 वालों को ढक लेंगे, तो R है अभी भी, तो R का मतलब वही नियम है, पहले यहाँ से शुरू करोगे, गुना यहाँ होगा, फिर यहाँ आओगे तो यहाँ से गुना यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ करोगे, इसको ढक चुके हो, तो 8 गुने -1 होगा ना, फिर माइनस 2 गुने -3 होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 गुने -3
तो 2 गुने -3। फिर नीचे होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मतलब शुरुआत आप उधर से खींच के इधर आते हो, यहाँ से उधर जाते हो, माने यहाँ पे ऐसे आते हो तो यहाँ का गुना यहाँ होगा और फिर यहाँ का गुना यहाँ हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो। आज जब हम K2 निकालते हैं तो K2 को ढकते हैं और नीचे वाला के लिए कांस्टेंट को ढकते हैं, याद रहे। K1 भी निकालने के लिए पहले K1 को ढकेंगे, नीचे वाला के लिए कांस्टेंट को ढकेंगे। K2 भी निकालने के लिए पहले K2 को ढकेंगे फिर कांस्टेंट को ढकेंगे। तो अब कांस्टेंट को ढक के अल्फ़ा लगाना है, आर नहीं। तो अल्फ़ा क्या होगा कि खींचेंगे उधर से इधर खींचेंगे, तो इधर से इधर खींचेंगे तो 12 दूना 24, फिर माइनस 8 गुने 6, यहाँ से ऐसे है, फिर 8 गुने 6, याद रहेगा। तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6 डिवाइडेड बाई 12 दूना के 24 माइनस 8 छक 48, ऊपर हो जाएगा -2 नीचे हो जाएगा -24, कट के हो जाएगा 1/12, याद रहेगा। अब देखो वहाँ पे 1/x माइनस वाई जो है वो K1 है ना। K1 का वैल्यू उठा के रख दो, तो 1/x माइनस वाई बराबर K1 है, तो K1 का वैल्यू 1/4 है। और यह एंड 1/x प्लस वाई का वैल्यू K2 है, तो K2 का वैल्यू तुम्हारा 1/12 है। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो इसमें, तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, अब वो क्या बन जाएगा, तो लिख देते हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू सॉरी रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो x माइनस वाई इजकल टू 4 और उधर से x प्लस वाई इजकल टू 12। अब इसमें भी हम लोग ट्रिक लगा के x और y निकाल सकते हैं। तो ट्रिक लगाने के लिए हम लोग का क्या नियम है कि RHS 0 होना चाहिए, तो RHS 0 कर लो, नहीं करोगे तो भी सेम ही आंसर आता है, लेकिन टेंशन ना हो इसीलिए हम करवा देते हैं। हो गया ना RHS 0। अब यहां से देखो x का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला से, r/r। तो जब r/r होता है तो x निकालते हैं तो किसको ढकते हैं, x को, तो -1 y का गुना नहीं होता है x निकालते समय, कोफिशिएंट का, तो -1 गुना -12, फिर माइनस मेरा फार्मूला वाला, फिर r लिखने के लिए आप ऐसे यहाँ गए हो, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ से यहाँ गुना करना है, तो यहाँ 1 छुपा है, यहाँ -4 छुपा है, तो 1 गुना -4 डिवाइडेड बाई r लिखना है, तो सेम r नहीं होता है। अब ढकना होगा कांस्टेंट को, तो जब कांस्टेंट को ढकेंगे तो इसका गुना इसमें होगा, तो 1 गुना 1 और माइनस। चलिए तो अब क्या निकालना था, अल्फा निकालना था, इसको ढके थे तो r लिखना था, तो इसका गुना इसमें हो गया था 1 गुना 1, फिर इसका गुना इसमें करना है, तो 1 गुना -1 होगा ना, तो 1 गुना -1 कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 12 ये माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस, फिर 1 एकम 1, तो 12 और 4 16 डिवाइडेड बाई 2 2 8 16, तो x का वैल्यू 8 आया। तो 8 क्या था, किलोमीटर पर आवर में ना, तो x क्या था याद है तुम्हें, बोट का स्पीड स्टील वाटर में, तो वो पूछा था। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू क्या होगा, r/α। तो r कैसे निकलता है, y को निकालते समय y को ढकते हैं, तो y को ढकेंगे तो r यहाँ से यहाँ होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट गुना का बताओ क्या होगा, -12 होगा। अब माइनस इसका गुना इसमें करना है, तो 1 का गुना -4 में करेंगे, तो ये माइनस भी है और ये वाला माइनस मिलके +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा लिखना है, तो इसको ढकेंगे, अल्फ़ा का मतलब यहाँ से ऐसे खींचेंगे, तो -1 का गुना 1 में होगा, तो -1 फिर माइनस इसका गुना इसमें करना है, तो 1 1 जा 1, तो ये कितना आएगा ज़रा बताओ, माइनस का 8 आएगा ना,
तो -8 और डिवाइडेड बाई -2, तो माइनस माइनस उड़ गया, 4 होगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, वो फाइनल आंसर में हम अच्छे से लिखेंगे। लिखने का आंसर भी तरीका सीखो। आंसर आया है कि नहीं, मिला लो तो। बोलो। हाँ, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई था, वो कितना आ गया है, 4 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, किलोमीटर नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, पर आवर, पर आवर, पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। और इसको रेक्टेंगल में घेर देंगे अच्छे से, और फिर नीचे या बगल में आंसर लिख के 3 लाइन खींच दोगे, लुक में आ जाएगा। थैंक यू, आज इतना ही।